कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं और तस्वीरें बोलती हैं तो फिर वीडियोस तो बहुत कुछ कह जाती हैं। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है जिन्होंने हाथ में एक सफेद कागज थामा हुआ है। इस कागज के ऊपर क्या लिखा है, उस कागज पर लिखने वालों ने बहुत कुछ लिख डाला है जिसको पढ़ के जो मुस्तकबिल है खासा तारीख महसूस हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने असद उमर की 2 ट्वीट्स डिलीट करने को कहा। 9 मई को असद उमर साहब ने 2 ट्वीट्स की थी। किसकी तरफ से प्रेशर है कि इसको डिलीट करें? अदालत के ऊपर कौन सा प्रेशर है और अदालत क्या कहना चाह रही है? क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये भी कहा कि अदालत की तरफ से आपको जमानत मिल भी जाती है तो जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तब तक आपको आसानी से रिहाई नहीं मिलेगी। क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं और तस्वीरें बोलती हैं तो फिर वीडियोस तो बहुत कुछ कह जाती हैं। कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो खुद बता रहे हैं चीख चीख करके इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस पर क्या बीत रही है। वो क्या विजुअल्स है सबसे पहले जरा आपके सामने रखते हैं। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है जिन्होंने हाथ में एक सफेद कागज थामा हुआ है और आहिस्तगी से वॉक करते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। थकान महसूस हो रही है, थकावट लग रही है, तासुरात अच्छे नहीं हैं, थके थके हैं, फुसुर्दा से है, मायूस दिखाई दे रहे हैं। और वो जो कागज हाथ में थामा हुआ है, इस कागज के ऊपर क्या लिखा है देखिए। वैसे तो इमरान खान साहब कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 जून तक 8 मुकदमात में 8 जमानतें लेकर नैब दफ्तर में पहुंचे तो 4 से 5 घंटे नैब में भी तुंदो तेज सवालात के जवाब दिए, जिसके बाद नेचुरली थकावट तो होती है। लेकिन वो कागज जिसके ऊपर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है उस पर कई तहरीरें हैं। वो कागज बहुत कुछ कह रहा है। उस कागज पर लिखने वालों ने बहुत कुछ लिख डाला है जिसको पढ़ के जो मुस्तकबिल है खासा तारीख महसूस हो रहा है, जिसको पढ़ के कम अज़ कम हाल जो है उसमें कुछ खुशगवार तब्दीली तो आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? इसलिए कि इमरान खान साहब की राइट लेफ्ट विकेटें बड़ी तेज़ी से गिर रही हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट केस की समाअत हुई और असद उमर साहब अपीयर हुए। असद उमर साहब भी इस वक्त हवालात में हैं और जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उनको रिहाई मिलेगी और उसके बाद भी एक मीडिया टॉक करेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू होगी। अब असद उमर पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हैं नहीं करते, यकीनन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन उससे पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की इस कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो खासी मानी खेज थी, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने असद उमर की 2 ट्वीट्स डिलीट करने को कहा। 9 मई को असद उमर साहब ने 2 ट्वीट्स की थी जिसमें उन्होंने कारकुनान को बाहर निकलने का, सड़कों पे आने का कहा था। जो पहली ट्वीट थी उसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में अवाम बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और तादाद बढ़ती चली जा रही है। कौम आज अपने जिंदा होने का सबूत देगी। दूसरी ट्वीट उन्होंने की कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को हाई कोर्ट पर हमला करके गिरफ्तार किया। पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि मुल्क में कोई कानून बाकी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई थी वो अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। ये 2 पर्टिकुलर ट्वीट्स हैं जिनको डिलीट करने का जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से कहा गया। अब इन 2 ट्वीट्स को डिलीट करने का कौन कह रहा है, किसकी तरफ से प्रेशर है कि इसको डिलीट करें? अदालत के ऊपर कौन सा प्रेशर है और अदालत क्या कहना चाह रही है? क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी कहा कि अदालत की तरफ से आपको जमानत मिल भी जाती है तो जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तब तक आपको आसानी से रिहाई नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने देखा है कि अदालत रिहा करती है और बाहर आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और उनको फिर से अगले केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इन रिमार्क्स में एक ख़ास तारीफ छुपी हुई है और वो हमारी हिस्ट्री है और हमारी तारीख है, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो पावर्स दैट बी हैं या वो जो ताकतवर हल्के हैं या वो जो फैसला कुन कुव्वतें हैं, असल फैसला उन्हीं का होता है। अदालतों का कोई फैसला नहीं होता। अदालत कोई भी फैसला करने में बेख्तियार है। अदालत अपनी बेख्तियारी जाहिर कर रही है कि अदालत छोड़ भी देगी तो रियासत इतनी मजबूत है, इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है, सरकार इतनी मजबूत है कि आपको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं सबको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करने पर मजबूर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक आप पार्टी से अलहदगी इख्तियार नहीं करेंगे तब तक आपके खिलाफ जो विक्टिमाइजेशन है वो होती रहेगी, इंतकामी कार्रवाइयाँ आपको भुगतना पड़ेंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है क्या ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं।
इससे पहले भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ऐसा ही होता रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तोड़ा गया, मुस्लिम लीग नून में से काफ लीग निकाली गई जिसने बाद में मुशर्रफ से इल्हाक किया। एमक्यूएम को तोड़ा, एमक्यूएम को तो बैन कर दिया गया। आज भी बानी एमक्यूएम की गुफ्तगू आप टीवी पे नहीं सुनवा सकते। यहाँ पे रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया गया, यहाँ अवामी नेशनल पार्टी को बैन किया गया। पार्टीज को, बड़ी बड़ी पार्टीज, मैंने आपको बताया पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जैसी दो बड़ी जमातों को भी तोड़ा गया। और कौन तोड़ता है? जाहिर है जो पावर्स दैट मी है, वो जो पावर ब्रोकर्स हैं, जो ताकत का मंबा है। ये तो कहा जाता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन असल ताकत का सरचश्मा कहीं और है। तो जो कुछ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि तारीख खुद को दोहरा रही है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि तारीख पहले भी ऐसा ही करती रही है। और उससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गले में पीटीआई के मफलर डाल के लोगों को पीटीआई का खिलाड़ी बना रहे थे, तो उस वक्त ट्वीट्स की जाती थी कि एक और विकेट गिर गई, एक और जियाला खिलाड़ी बन गया, पीपल्स पार्टी टूट रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट रही थी। साउदर्न पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन नकब लगा रहा था, अपने तैयारे में बैठा के लोगों को बनी गाला पहुंचाया जाता था। तो जो कुछ 2016-17 के अंदर हो रहा था, आज बेअनी वैसा ही हो रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो रहा था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है। अब बात यह है कि आगे क्या होगा। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने का जो मामला है उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है, उस पर गौर किया जा रहा है। यही बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने गुज़श्ता रात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जा सकता है। अब ये जो मंजरनामा आपको दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है? असल बात यह है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और किसके कहने पे हो रहा है। आपने आज से 1 साल पहले एक इस्तिलाह बहुत ज़्यादा सुनी और वो थी लेवल प्लेइंग फील्ड। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी का अमली मुजाहिरा है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? बहुत से लोग ये कहते रहे कि जो हमारे साथ 2017 में हुआ, यानी आपने जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था उसको डिसक्वालीफाई करके घर भेज दिया और उसको कैद के अंदर भी आपने रखा। उस वक्त आपने पार्टी को तोड़ा, एक पार्टी को आपने तोड़ फोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत किया और अल्टीमेटली 2018 में आरटीएस की पैदावार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने हुकूमत दे दी और इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया। ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थी। अब मुतालबा करने वाले ये कह रहे हैं, क्योंकि जब एस्टैब्लिशमेंट ने कानों को हाथ लगा लिया कि उनका ये प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, उनके गले पड़ गया, तो वो अल्टीमेटली उन्हीं जमातों के पास गए, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुजू किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुजू किया कि आपकी मेहरबानी है कि अब आप ही हालात को संभालें। तो जब उनसे रुजू किया गया तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जब तक हालात को उस जगह पर नहीं लाएंगे जो 2017 में थे, तब तक हम नहीं मानते, हम नहीं खेलते। तो हालात को 2017 पे लाया जा रहा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना है, इमरान खान को तनहा करना है। इमरान खान को तनहा करने के लिए पार्टी पर बैन लगाने की बात तो हो रही है, लेकिन पार्टी पर बैन लगाना शायद उतना इफेक्टिव ना हो जितना काम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके हो सकता है। तो जो कुछ अभी हो रहा है बड़ी तेज़ी से हो रहा है और जिस अंदाज में 2017 में हुआ था वो भी बड़ी तेज़ी से हो रहा था। यानी 2017 में जब ये किया जा रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, तो उसके बाद इलेक्शंस की तैयारी थी। अब जो कुछ हो रहा है, सवाल ये है कि क्या अभी इलेक्शंस की तैयारी है? क्योंकि कहने वाले ये कह रहे थे कि प्लान तो ये है कि 2024 या 2025 में भी कोई पता नहीं इलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते, इंटरिम सेटअप, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये बता रही थी। लेकिन अभी इन सारे हालात को देखकर ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो प्लान है उस पर भी बड़ी तेज़ी से अमल किया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली लेवल प्लेइंग फील्ड तो तभी तैयार होगा कि मियां नवाज शरीफ को जो डिसक्वालिफिकेशन है उसको ख़त्म करके उनको क्वालिफाई किया जाए, और क्वालिफाई किया जाए कि वो फिर से इलेक्शंस को लड़ सकें और वतन में वापस आ सकें। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके केसेस। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस से उनको छुटकारा मिल सकेगा? इसका सादा सा जवाब ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के होते हुए तो शायद मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ ना मिल सके। तो फिर उमर अता बंदयाल की तब्दीली बड़ी इंपॉर्टेंट है। उमर अता बंदयाल की तब्दीली होनी है सितंबर में, लेकिन सितंबर अगर होगा और तब्दीली उस वक्त होगी तो बहुत देर हो जाएगी। बताने वाले ये बता रहे हैं, वाकिफान हाल ये कह रहे हैं कि उमर अता बंदयाल 2 महीने पहले अपने ओहदे से रिटायर हो सकते हैं, और अगर 2 महीने पहले वो खुद रिटायर हो जाते हैं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस होंगे, और अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस होंगे तो फिर हुकूमत एक पिटिशन दायर करेगी और वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत की जाएगी, और अल्टीमेटली उस केस में नवाज शरीफ साहब को इक्विट किया जाएगा, उनकी नाअहली को दूर किया जाएगा और क्वालिफाई किया जाएगा कि वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सके। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा?
उमर-अता बंदयाल साहब ऐसे ही तो जान छोड़ने के नहीं हैं। एक कमीशन जो जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में बनाया है, उसकी सूरत में उमर-अता बंदयाल के ऊपर बड़ी सख्त तलवार लटक रही है। यानी उस कमीशन के अंदर उमर-अता बंदयाल की जो एलिजिडली जो अहलिया हैं, उनकी ऑडियो भी आने वाली है, उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। उनकी जो खुशदामन हैं यानी सास हैं, उनकी ऑडियो पहले ही आ चुकी है। उसके अलावा उनके जो ब्रदर जजेस हैं, जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी और एजाजुल हसन से मुताल्लिक भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जायज़ा ये कमीशन लेगा। तो उमर-अता बंदयाल साहब को अंदाज़ा है कि अगर कुछ ऐसा होता है, मिसकंडक्ट के तहत कोई कार्रवाई होती है, अपने दामन के ऊपर स्याह धब्बा लगवाने से बेहतर है कि इज्जत के साथ एक्विट कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास भी दो ही ऑप्शंस हैं, या तो एग्जिट कर जाए या फिर वो म्यूजिक को फेस करें। यानी उनको कह दिया गया है कि आइदर फेस द म्यूजिक और यू क्विट। अब उसमें उमर-अता बंदयाल साहब के लिए ज़रूरी है, 1 जून से वैसी ही तातीलात हो रही हैं और तब तो अदालती जो काम है वो बिल्कुल रुक जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा। उससे पहले उमर-अता बंदयाल साहब को घर जाना होगा। और उमर-अता बंदयाल साहब ये कह चुके हैं कि जस्टिस कॉर्नेलियस ने अपने ब्रदर जज को चीफ जस्टिस बनाने के लिए 2 महीने पहले रिटायरमेंट ले ली थी। तो हो सकता है कि उमर-अता बंदयाल साहब रिटायर हों, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा चीफ जस्टिस हों, फिर अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए काम किया जाए, उनका केस आए, उस पिटिशन को टेकअप किया जाए और नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएं। 3-4 महीने होंगे। इन 3-4 महीनों के अंदर हुकूमत 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट काम करने जा रही है। सबसे पहले तो ये जो बजट पेश होगा ये IMF की मदद के बगैर होगा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने अब कड़वी गोली नहीं निगलनी है, बल्कि पॉपुलर डिसीजन करने का फैसला कर लिया है। उन पॉपुलर डिसीजंस के अंदर आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। मजीद 30 से 40 रुपये की कमी मुतवक्के है, जो 1 जून से पहले ये फैसला हो जाएगा। उसके साथ साथ जो दीगर डिफ़िकल्ट डिसीजंस इस हुकूमत ने किए थे, अब वो हुकूमत उन डिसीजंस को वापस लेगी। यानी आवाम के लिए ख़जाने का मुंह खोला जाएगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, एक नैरेटिव बिल्डिंग दिखाई देगी, तकरीरें होंगी, जलसे होंगे और अल्टीमेटली इलेक्शंस मोड के अंदर हुकूमत जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर ये कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं इसी तेज़ी से चलती रही, इमरान खान डिसक्वालीफाई भी हो गए या नवाज शरीफ साहब क्वालीफाई भी हो गए, सितंबर से पहले सितंबर ले आया गया, यानी 2 महीने पहले सारा काम हो गया, तो इसमें कोई अमर माने नहीं है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएं। और अगर ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी ही रहती हैं तो अक्टूबर में इलेक्शंस हो सकते हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।